तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग और वैल्यूएशन के ऊपर के कुछ एमसीक्यूज। तो इसके पार्ट 1 में हमने एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को देखा था और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं वैल्यूएशन और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर के एमसीक्यूज, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 इज रिक्वायर्ड फॉर preliminary studies of various aspects of a work or project। ऑप्शन ए है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, प्लेन एरिया एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। तो जनरली क्या होता है कि प्रिलिमिनरी स्टडीज़ के लिए हम जो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी एस्टिमेट जो है वो आपको याद रखना है कि सप्लीमेंट्री कहाँ पे लगाया जाता, प्लेन एरिया, रिवाइज और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज ब्लैंक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, द रेट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट एंड कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी। ऑप्शन ए है क्यूब रेट एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, मेंटेनेंस एस्टिमेट एंड प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। तो जनरली जो यहाँ पे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया पे। ठीक है, अगर एक आधी लोकेलिटी में सेम बिल्डिंग बनी हुई है और मुझे सेम टू सेम उसी लोकेलिटी में उसी स्ट्रक्चर में बिल्डिंग बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस बिल्डिंग की एस्टिमेट जो है वो प्रीवियस जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग है उससे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसी को हम प्लिंथ एरिया एस्टिमेट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द अमाउंट प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट एंड बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर सम स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी डन बाय अ स्पेशलाइज्ड फर्म whose detail are not known at the time of preparing estimate। ऑप्शन ए है प्राइम कॉस्ट, प्रोविजनल सम, कैपिटल कॉस्ट एंड बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स। तो बेसिकली ये जो बोला जाता है कि एक अमाउंट जो है हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, एस्टिमेट और बिल ऑफ क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, जो भी स्पेशलाइज वर्क रहेगा। अब स्पेशलाइज वर्क मतलब क्या, तो सपोज बिल्डिंग बनाते समय हमें एक आधी कोई एसी का फिटिंग करना है, ठीक है, या फिर सैनिटरी फिटिंग अलग से करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अमाउंट बाहर रख देते हैं, उसको बोला जाता है प्रोविजनल सम। तो प्रोविजनल सम ये एक ऐसा अमाउंट रहता है जो स्पेशल वर्क के लिए हम प्रोवाइड करते हैं जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज एस्टिमेट इज अ डिटेल एस्टिमेट एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क in proper order and safe condition। So option A है supplementary and revise estimate, maintenance estimate, atom rate estimate and revise estimate। तो generally यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो maintain the structure और work in a proper order। तो अगर पहले से कोई काम हुआ है और उसको आपको क्या करना है, मेंटेन करना है या रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो एस्टिमेट रहता है उसको बोला जाता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंटेनेंस एस्टिमेट इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज ए लार्ज वर्क और प्रोजेक्ट में कंसिस्ट ऑफ सेवरल बिल्डिंग और स्मॉल वर्क एंड ईच ऑफ दिस वर्क इज नोन एज। सो ऑप्शन ए है सब वर्क, सब प्रोजेक्ट, सब हेड एंड सब कंस्ट्रक्शन। तो जनरली लार्ज वर्क को अगर मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे वर्क में डिवाइड करता हूँ, तो उसको बोला जाता है सब वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सब वर्क इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज्ड टू डिनोट ए प्रोसीजर ऑफ कॉस्टिंग और वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल लेबर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए है प्राइम कास्ट, हवर वर्क, डेज वर्क एंड सब वर्क। तो जनरली डेज वर्क बोला जाता है जो एक्चुअल बेसिस ऑफ लेबर और मटेरियल रिक्वायर्ड के बेसिस पे हम निकालते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेज वर्क इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज अ बिल्डिंग
is the useful area or layable area or latable area. This is the total floor area minus the circulation area, veranda, corridor, passage, staircase, lift, entrance, hall, etc. minus other non-usable area. So ऑप्शन ए है प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया। तो जनरली ये होता है कारपेट एरिया। तो हम क्या करते हैं, टोटल एरिया में से जो भी सर्कुलेशन वाला एरिया है, वरांडा है, कॉरिडोर है, ये जो है वो माइनस कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है कारपेट एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, कारपेट एरिया। देन द नेक्स्ट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क by an artisan or skilled labor in the form of quantity of work per day is known as. ऑप्शन ए है ओवरटर्न, इनटर्न, आउटटर्न एंड आउटकम। तो जनरली हमने देखा था कि आउटटर्न ऑफ लेबर मतलब क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क बाय लेबर, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है आउटटर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, आउटटर्न इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज specification are of two types, general specification और brief specification, and option A है short specification, general specification, detail specification and brief specification। तो जनरल को ही हम ब्रीफ स्पेसिफिकेशन भी बोला जाता है, और सेकेंड टाइप जो है वो सेकेंड टाइप रहती है इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, डिटेल स्पेसिफिकेशन। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, दो टाइप्स के स्पेसिफिकेशन रहते हैं, एक रहेगा जनरल और एक रहेगा डिटेल। देन द नेक्स्ट इज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ रोड एग्जीक्यूट वर्क अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ। ऑप्शन ए है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, सेकेंडरी टू द गवर्नमेंट, चीफ इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि किसका कंट्रोल जो है वो किसके ऊपर रहता है। तो जनरली एग्जीक्यूटिव वर्क जो है वो किसके अंडर काम करता है, तो वो जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अंदर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज it is the technique of estimating or determining the fair price or value of the property such as building, a factory, other engineering structure of various types. Option A है depreciation, capital value, valuation and taxation। तो ये जो टेक्निक है उस टेक्निक में क्या बोला है कि जिस टेक्निक ने हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है वैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वैल्यूएशन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी विल लॉस इट्स वैल्यू बाय ए कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स value at the beginning of every year. This method is called. So ऑप्शन है हमारे पास sinking fund method, constant percentage method, straight line method and quantity survey method, ठीक है। तो ये क्या है, होता है कि ईयर टू ईयर हम एक कांस्टेंट परसेंटेज से उसको माइनस करते जाते हैं वैल्यूज को, ठीक है। मतलब एक आधी कोई बिल्डिंग बनी है तो उसका जो वैल्यू है वो कम कम होते जाएगा एट पर्टिकुलर परसेंटेज से, ठीक है। तो उसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, या ये किसके अंदर आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आता है। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर द एम्प्लॉय नोन एज who are employed directly on the work for the actual execution of a specific work. Option A है co-workers, assistant, work charge establishment and work in charge। तो जनरली वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली एम्प्लॉय होता है ऑन द वर्क फॉर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन में। तो जब तक काम चलते रहता है वहाँ तक उसे रखा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड मेथड इज यूज फॉर। ऑप्शन ए है वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी,
कैलकुलेटिंग डिप्रेसिएशन कॉस्ट, रेंट फिक्सेशन एंड कैलकुलेटिंग कैपिटल कॉस्ट। तो सिंकिंग फंड जो मेथड है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो वो यूज़ की जाती है आपके जो बिल्डिंग है उसका डिप्रेशिएशन कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, मतलब ईयर टू ईयर आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो कितनी कम होती जा रही है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंकिंग फंड मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, कैलकुलेटिंग डिप्रेशिएशन कॉस्ट। देन द नेक्स्ट इज periodical payment for repayment of capital amount invested in a property for a specific period is called as option A है revaluation, annuity, sinking fund and depreciation। तो जनरली ये आपको दोनों बातें याद रखना है कि रीपेमेंट, यहाँ पे लिखा है रीपेमेंट, तो रीपेमेंट में ये जो किया जाता है ये किस लिए किया जाता है? इसको बोला जाता है एन्यूटी। ठीक है, एन्यूटी बोला जाता है, रीपेमेंट को एन्यूटी बोला जाता है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एन्यूटी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पीरियोडिकल डिपॉजिट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज ऑप्शन ए है सिंकिंग फंड, एन्यूटी, रिवॉल्यूशन एंड डिप्रेसिएशन। तो आप दोनों में क्वेश्चन में फर्क देख लीजिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बोला था रीपेमेंट, ठीक है, उसमें क्या बोला था? रीपेमेंट। तो रीपेमेंट को बोला जाता है एन्यूटी, लेकिन यहाँ पे बोला है रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या? तो जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं हर साल, ताकि जब उस बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाए तो वही बिल्डिंग हम सेम टू सेम रिप्लेस कर सके या बना सके, तो उसके लिए जो अमाउंट जमा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सिंकिंग फंड। उसको क्या बोला जाता है? सिंकिंग फंड। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर वहाँ पे लिखा रहता है रीपेमेंट तो आप एन्यूटी लिखोगे, और अगर यहाँ पे लिखा रहता है रिप्लेसमेंट तो आप वहाँ पे लिखोगे सिंकिंग फंड। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ टेंडर सबमिशन द कॉन्ट्रैक्टर pays some amount to the agency inviting tender toward his willingness for the work is known as ऑप्शन ए है सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉशन मनी, बैंक गारंटी एंड अर्नेस्ट मनी। तो जनरली क्या होता है कि जब हम टेंडर सबमिट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ टेंडर सबमिशन, मतलब स्टार्टिंग में हमें टेंडर सबमिट करते समय कुछ मनी जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। ये जो रहता है वो रिफंडेबल रहता है। अगर आपको टेंडर नहीं मिलता है तो ये आपको रिफंड मिलेगा। ये कितना रहेगा? तो ये आपको 1 to 2% टोटल अमाउंट के 1 या 2% अमाउंट जो है आपको डिपॉजिट करना रहता है। ये कब रहेगा? एट द टाइम ऑफ टेंडर सबमिशन। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको अमाउंट भरना पड़ता है, उसको बोला जाता है अर्नेस्ट मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, अर्नेस्ट मनी। देन द नेक्स्ट इज ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट नोन एज ऑप्शन ए है अर्नेस्ट मनी, बैंक गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, नन ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पे देखो, अब क्या होता है कि टेंडर मैंने भर दिया था, अगर आपको टेंडर मिल जाता है तो टेंडर मिलने के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रहता है वो डिपार्टमेंट को भरना पड़ता है। मतलब आप क्या करोगे? डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट भरोगे, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये कितना रहता है? तो ये टोटल अमाउंट के 5 से 10% तक ये अमाउंट रहता है जो आपको टेंडर मिलने के बाद, मतलब एट ऑन दी एक्सेप्टेंस, जब आप एक्सेप्ट करते हो टेंडर को तब भरना पड़ता है, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अर्नेस्ट मनी कब भरते हैं? एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर, और एक्सेप्टेंस के टाइम पे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। देन द नेक्स्ट इज in a detail estimate the provision for contingencies is usually ऑप्शन ए है 3 to 5%, 1%, 10 to 12%, 12.5%। तो कंटेंजेंसीज होता क्या है? तो कंटेंजेंसीज का मीनिंग होता है द अनफोर्सीन एक्सपेंसेस ऑकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या? तो एट द टाइम ऑफ वर्किंग, जब हम काम कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो उसके टाइम पे कुछ ऐसे काम आते हैं जो हम डिटेल एस्टिमेट में नहीं शो कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ अमाउंट लगता है। तो वो जो अमाउंट है वो अमाउंट मतलब कंटेंजेंसीज, तो वो जो जनरली है वो रहता है 3 to 5%।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 3 to 5% इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज प्रॉपर फॉर्म नंबर 4 इंडेंट फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल इज। ऑप्शन ए है 26, 24, 33, 22। तो जो मटेरियल डिमांड का रहता है, ठीक है, तो आप जैसे साइट पे काम करते हो तो मटेरियल डिमांड के लिए मटेरियल जो आता है उसको नोट डाउन करने के लिए, लेबर के लिए, ऐसे नंबर ऑफ फॉर्म्स रहते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो मटेरियल का डिमांड होता है वो फॉर्म नंबर क्या है। तो मटेरियल डिमांडिंग के लिए हम फॉर्म नंबर 24 जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज in the virtual work method the virtual work quantity is। ऑप्शन ए है डिस्प्लेसमेंट, लोड, स्लोप एंड मूवमेंट। तो वर्चुअल वर्क क्वांटिटी कौन सी है इसमें से? डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्चुअल वर्क क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स यूज, वियर एंड टियर एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू एंड डिप्रेसिएशन। तो लॉस ऑफ वैल्यू, मैंने बोला था कि प्रॉपर्टी अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, ईयर टू ईयर उसकी वैल्यू जो है वो कम कम होती जाती है, मतलब लॉस ऑफ वैल्यू होता है क्योंकि उसके यूज़ की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से। तो उसको बोला जाता है डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन मतलब क्या? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है हमारा डिप्रेशिएशन इज द करेक्ट आंसर। बट स्क्रैप वैल्यू क्या होगा? तो अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं तो बिल्डिंग की लाइफ खत्म होने के बाद अगर आप वो बिल्डिंग क्या करते हो, डिसमेंटल करते हो, मतलब गिरा देते हो, डिमोलिश करते हो, और उसके बाद जो भी आपको अमाउंट मिलता है उसको बुलाता है स्क्रैप वैल्यू। सॉल्वेज वैल्यू क्या होता है? अगर वो बिल्डिंग की पूरी लाइफ खत्म हो गई है लेकिन आप उसको विदाउट डिसमेंटल किए हुए, मतलब डिमोलिश न किए हुए, अगर आप उसे बेच देते हो तो उससे जो आपको अमाउंट मिलता है उसको बोला जाता है सॉल्वेज वैल्यू। तो ये दोनों बातें जो है आपको याद रखना है कि स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, डिसमेंटल के बाद, और सॉल्वेज वैल्यू मतलब क्या, विदाउट डिसमेंटल, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इस तरह से हमने जो है जो वैल्यूएशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके ऊपर के MCQ जो है वो इस पार्ट में देख लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।